guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the blood coagulation. So without wasting our time, let's start the video. बेसिकली ये जो कोएगुलेशन है ये होता क्या है कि कहीं पे भी जब हमारी बॉडी में इंजरी होती है वहाँ फिर ब्लीडिंग होनी चालू होती है जिसे हेमरेज बोलते हैं, तो वहाँ पर एक मैकेनिज्म चालू होती है, उसे हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग या हम उसे बोलते हैं कोएगुलेशन। तो होता क्या है कि कहीं पे भी अगर हमारी इंजरी होती है तो वहाँ पर सबसे पहले जो प्लेटलेट्स होते हैं वो जाकर एग्रीगेट हो जाते हैं। बहुत सारे प्लेटलेट्स जहाँ पर भी इंजरी हुई है वहाँ पर एग्रीगेट हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, टेम्पररी प्लग का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर ये जो टेम्पररी प्लग है यहाँ पर फिर क्लोटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पर बहुत सारी क्लोटिंग मैकेनिज्म होती है। फिर ये टेम्पररी प्लग हमारा फाइब्रिन क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारा परमानेंट प्लग होता है। परमानेंट प्लग में बेसिकली क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स एग्रीगेट हुए थे उसमें फाइबर्स आके फाइबर्स के थ्रेड भी आ जाते हैं और दोनों मिलके हमारा क्या फॉर्म करते हैं, परमानेंट प्लग। और ये जो परमानेंट प्लग होता है, ये परमानेंट प्लग कुछ देर बाद इनका रिट्रैक्शन होता है, मतलब जिसे हम बोलते हैं क्लॉट रिट्रैक्ट करता है। और ये क्लॉट रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट डाउन करते हैं टू द 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, एक येलोइश फ्लूइड लिबरेट करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीरम। अब यहाँ पर दो और चीजें होती हैं, दो टेस्ट होते हैं, एक होता है हमारा ब्लीडिंग टाइम और एक होता है क्लॉटिंग टाइम। जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो हमारे इस प्लेटलेट्स से के फंक्शन से रिलेटेड होता है और जो क्लॉटिंग टाइम होता है वो हमारे इन क्लॉटिंग फैक्टर के फंक्शन से रिलेटेड होता है। तो मतलब अगर प्लेटलेट्स के फंक्शन में कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी तो हमारा ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। वहीं अगर हमारे क्लॉटिंग फैक्टर में कोई क्लॉटिंग फैक्टर के फंक्शन में कोई कमी आएगी तो वहाँ पर हमारा क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा। तो दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, पीनिया वर्ड यूज़ करते हैं अगर किसी का नंबर डिक्रीज होता है। तो थ्रोम्बो मतलब अगर थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का मतलब क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया का मतलब होगा अगर प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, मैंने बताया जो प्लेटलेट्स का फंक्शन है वो रिलेटेड है ब्लीडिंग टाइम से। तो अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाएगा तो हमारा जो ब्लीडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। और अगर मैं हीमोफीलिया की बात करूं तो हीमोफीलिया में हमें जो 8th फैक्टर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर, ये क्लॉटिंग फैक्टर होता है हमारा 8, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो ये बात याद रखनी है। अब जो हमारा ये कोएगुलेशन है ना, इसमें बेसिकली हमारे दो मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म और दूसरा होता है हमारा एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म होता क्या, एक एक करके देखते हैं। पहले अगर मैं इंट्रिंसिक मैकेनिज्म की बात करूं तो बेसिकली जब जो ब्लड वेसल है उसमें ये हमारी एंडोथीलियम होती है और एंडोथीलियम हमारी कॉलेजन, उसमें कॉलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब ब्लड वेसल की कोई वस्कुलर इंजरी होती है यानी ब्लड वेसल में कोई डैमेज होता है तो ये जो कॉलेजन होते हैं ना ये एक्सपोज्ड हो जाते हैं और यही इंजर्ड कॉलेजन जो है जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर 12 हो गया और बहुत सारे जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर इस एक्सपोज्ड कॉलेजन की वजह से जो मैकेनिज्म शुरू होती है, रिएक्शन चालू हो जाती है, वो हमारी होती है इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। ये एक और वजह से, अब इंट्रिंसिक नाम से ना कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट ट्यूब में भी जो कोएगुलेशन का जो मैकेनिज्म चल रहा है वो हमारा इंट्रिंसिक चल रहा है या एक्सट्रिंसिक। सब सोचते हैं कि अगर टेस्ट ट्यूब है तो एक्सट्रिंसिक, पर टेस्ट ट्यूब में भी इंट्रिंसिक ही मैकेनिज्म पहले देखने को मिलती है। कारण क्या होता है, क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब है वो ग्लास का बना हुआ है और ग्लास हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है और ये जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है ना, इस नेगेटिवली चार्ज सरफेस के कांटेक्ट में आने से भी जो हमारी मैकेनिज्म शुरू होती है वो हमारी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म शुरू होती है। तो मैंने क्या बताया कि जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है वो हमारे जब भी वस्कुलर इंजरी होगी, ब्लड वेसल में इंजरी होगी, तो जो एक्सपोज्ड कॉलेजन एक्सपोज्ड होगा तो उसी के अंदर ना स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ही हमारे क्या है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर है जो ये करवाएंगे। तो वहाँ जो मैकेनिज्म शुरू हो रही है वो हमारी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है
और इंट्रिंसिक मैकेनिज्म नेगेटिवली चार्ज सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से भी शुरू होती है। वहीं अगर मैं एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म की बात करूंगा तो जहां पर वस्कुलर इंजरी होगी, सोचो वहां पर टिश्यूज भी प्रेजेंट होगी, तो टिश्यू में भी इंजरी होगी। तो जब टिश्यू डैमेज होती है तो वहां पर हमारा रिलीज होता है टिश्यू फैक्टर। क्या रिलीज होता है? हमारा टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है। और ये टिश्यू फैक्टर टिश्यू फिर क्या रिलीज करता है? हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसकी वजह से हमारा क्या शुरू होता है? एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। सो बेसिकली ना हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक मैकेनिज्म, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म, पर ये बॉडी में ना साथ ही साथ चलती है। अगर मैं इंट्रिंसिक मैकेनिज्म और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म की बात करूं तो यहाँ पर जो फैक्टर 10 होता है ना, 10 के बाद 10 तक से पहले तो ये दोनों मैकेनिज्म थोड़ी अलग अलग चलती हैं, पर 10 के बाद ये दोनों ही जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर चलती है। मतलब ये 10 फैक्टर पे, ये 10 जो फैक्टर होता है कॉमन होता है इन दोनों के लिए। उसके बाद ये दोनों रिएक्शन आपस में जुड़ के कॉमनली ही चलती है। आगे हम वो देख लेंगे आगे। तो हम एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं इंट्रिंसिक फैक्टर में बात करता हूँ। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में पहले क्या हुई? हमारी वस्कुलर इंजरी हुई। वस्कुलर इंजरी हुई तो हमारा कोलेजन एक्सपोज हो गया। और दूसरा मैंने बताया नेगेटिवली चार्ज सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से भी जो है हमारी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म शुरू होती है। और फिर हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट का जो हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन और कैलीक्रेन है, इसकी प्रेजेंस में ये जो 12th फैक्टर है वो 12A में कन्वर्ट हो जाता है। ए मतलब ये एक्टिवेटेड फॉर्म है 12A का। तो ये जो हमारी एक बात इसको याद रखने का तरीका ये है कि इंट्रिंसिक मैकेनिज्म को आप ये याद रखो कि पीछे से चालू होगा। पीछे से चालू होगा मतलब जो 12 है, 12 हमारा 12A में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो है हमारा एक तरीके से को फैक्टर की तरह काम करेगा। क्या? हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन एंड कैलीक्रेन। इसके बाद ये जो 12 फैक्टर है, 12 के बाद क्या है? पीछे क्या आएगा? मैंने बोला पीछे से चालू है। 12A के बाद हमारा क्या होगा? 11 हमारा 11A में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? ये हमारा एज अ को फैक्टर काम करेगा हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन। मतलब इसमें भी हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन था और इसके बाद 11th A में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन है। अब हमने 11 देख लिया। अब 11 के बाद वैसे 10 आना चाहिए था। पहले हमारा क्या था? 10 पीछे की तरफ चल रही तो 10 आना चाहिए, पर 10 हमारा क्या है? कॉमन फैक्टर है, तो उसको हम बाद में लेंगे। पर 10 के से पहले हमारा क्या है? 9। अब हम 9 ले लेंगे, ऐसे याद रखो। तो हमारा ये जो 9 फैक्टर है ये हमारा 9A में कन्वर्ट हो जाता है इस 12A की प्रेजेंस में। अब ये जो हमारा 9 फैक्टर है, अब 9 से पहले हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। तो अब यही होता है। अब 9 जो है ना, अब यहाँ पर जो 8 फैक्टर है उसका जो एक्टिवेटेड फॉर्म है यानी 8A, ये हमारा एज अ को फैक्टर काम करता है कि वो 9A की प्रेजेंस में ये जो हमारा 10 है 10A में कन्वर्ट होता है। बट किस किस की प्रेजेंस में? तो फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम 2+ और ये हमारा 8A जो कि हमारा एज अ को फैक्टर काम कर रहा है। इसके बाद मैंने बताया दोनों एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कॉमनली चलती है। अब एक बार हमने यहाँ 8 देख लिया, 8 देख लिया। अब 8 से पहले हमारा क्या आएगा? 7th। तो अब हम देख लेते हैं एक्सट्रिंसिक वाला मैकेनिज्म एक बार। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा? 7th है, 7th हमारा 7th A में कन्वर्ट होगा। और ये जो 7th A है, 7th A फैक्टर, 7th A मतलब 7th अब एक्टिवेटेड फॉर्म है, A मतलब एक्टिवेट। और वो हमारा 7A ये हमारा फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम 2+। यहाँ पर भी था फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम 2+, बट यहाँ 8A था। यहाँ A, अब यहाँ तो 8A नहीं होगा, यहाँ पर होगा। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या होता है? हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। तो यहाँ हमारा क्या होता है? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में 10th हमारा 10th A में कन्वर्ट होता है। तो अब ये हमारा 10th A क्या हमारा कॉमन। अब इसके बाद दोनों ही हमारे सिमिलर चलते हैं। अब जो 10th A है वो हमारा फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम 2+ और यहाँ हमारा होता है 5th A की प्रेजेंस में हमारा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये थ्रोम्बिन हमारा कैल्शियम 2+ की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, इन दोनों में ही हमारे कैल्शियम 2+ रिलीज होंगे, यूज होंगे। मतलब इन दोनों ही प्रोसेस में हमारे कैल्शियम 2+ यूज होंगे। और ये फिर जो फाइब्रिन बना है, ये फाइब्रिन कि अब पहले तो ये हमारा एक थ्रेड था, अब बहुत सारे थ्रेड मिलके एक पॉलीमर बनाएंगे ना। तो पॉलीमर बनाने के लिए हमें 13th फैक्टर चाहिए होता है। ये 13th फैक्टर हमारा 13th A में कन्वर्ट होता है। और इसके बाद ये जो फाइब्रिन है
ये बहुत सारे फाइब्रिन मिलकर एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इस 13th ए की प्रेजेंस में, और क्या फॉर्म कर देते हैं, स्टेबलाइज्ड फाइब्रिन पॉलीमर, जो कि हमारा क्लॉट है। अब यहाँ पर बहुत एक अच्छी चीज देखने को मिल रही होगी आपको कि ये जो थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन हमारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके हमारा स्टेबलाइज्ड फाइब्रिन पॉलीमर बनवा रहा है। बट ये साथ ही साथ ये ही थ्रोम्बिन हमारा 13th फैक्टर को 13th ए में भी कन्वर्ट कर रहा है, और ये 13th ए फैक्टर हमारा फाइब्रिन से क्या बनवा रहा है, फाइब्रिन के पॉलीमर बनवा रहा है। तो मतलब ये अपनी ही रिएक्शन को फर्दर स्टिमुलेट कर रहा है। तो इसीलिए हम इस मैकेनिज्म को, ये जो मैकेनिज्म, ये जो हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस। और इसी वजह से जो क्लॉट का फॉर्मेशन है बहुत फास्ट होता है। इसके बाद अगर हम इसमें एक पॉइंट देखें, वो पॉइंट क्या है कि जो एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है वो इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। अब कैसे करता है वो बताता हूँ। अब यहाँ जो ये हमने देखा था ना एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में, ये 7th ए फैक्टर, ये 7th ए फैक्टर फॉस्फोलिपिड कैल्शियम 2+ और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में 10th को 10th ए में तो कन्वर्ट कर रहा था, बट ये साथ ही ये जो हमारा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में, इंट्रिंसिक पाथवे में हमारा ये जो 9 ए फैक्टर है ना, इसको भी ये स्टिमुलेट करता है। तो मतलब ये एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म इंट्रिंसिक मैकेनिज्म की भी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसे? क्योंकि ये 7th ए फैक्टर हमारा 9 ए फैक्टर को स्टिमुलेट करता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है, जो एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है, वो हमारा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म की एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है। तो एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ दोनों मैकेनिज्म। तो पहले इंट्रिंसिक की हमने बात की भाई जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है कि जब भी ब्लड जो वेसल है उसमें कोई इंजरी होगी तो कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा। साथ ही अगर किसी नेगेटिवली चार्ज सरफेस के कांटेक्ट के में आने की वजह से भी हमारा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म चालू होता है। इंट्रिंसिक मतलब खुद से, मतलब ब्लड वेसल में ही कुछ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इसके कांटेक्ट में आने, एक्सपोज्ड कोलेजन के, इंजर्ड कोलेजन के कांटेक्ट में या फिर नेगेटिवली चार्ज सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से स्टिमुलेट होते हैं, और वहां पर हमारी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म चालू होती है। इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो वो ग्लास का होता है, और वहां पर वो जो ग्लास है उस पर भी नेगेटिवली चार्ज है। इस वजह से जो टेस्ट ट्यूब में भी जो पहले हमें मैकेनिज्म देखने को मिलती है क्लॉटिंग की, वो हमारी इंट्रिंसिक मैकेनिज्म होती है। और वही हमने जब एक्सट्रिंसिक की बात की थी तो वहां पर टिश्यू के अगल बगल जो हमारे ब्लड वेसल के अगल बगल जो हमारे टिश्यू होते हैं, अगर उसमें इंजरी हो जाती है तो वहां पर हमें क्या रिलीज होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो वहां पर हमें एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म देखने को मिलती है। फिर हमने पढ़ा कि ये कि इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में वस्कुलर इंजरी हुई, तो ये जो हमारा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है वो पीछे से शुरू होगा। पीछे से मतलब पहले 12 हमारा 12 ए में कन्वर्ट होगा, किसकी प्रेजेंस में, तो हमारा हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन और कैलिक्रेन की प्रेजेंस में। 12 ए हमारा 11th को 11th ए मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म, किसकी प्रेजेंस में, हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन की प्रेजेंस में। अब हमें पता है कि 10th के बाद 10th फैक्टर तो हमारा कॉमन है, तो हम 10th को छोड़ देंगे, हम 9 ले लेंगे पहले। तो हमारा 9 ए में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, 10th ए की प्रेजेंस में। फिर जो हमारा ये 9 ए है, ये हमारा फॉस्फोलिपिड कैल्शियम 2+ और 8th ए जो कि हमारा कॉमन को फैक्टर की तरह काम कर रहा है, ये हमारा 10th को 10 ए फैक्टर में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हमारा यहाँ 8th है, तो पीछे हमारा क्या होगा, इस एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में ये जो 7th है, 7th ए में कन्वर्ट होगा। ये 7th ए हमारा 9 ए की एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट कराता है, और ये 7th ए फैक्टर हमारा फॉस्फोलिपिड कैल्शियम 2+ और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में 10 को 10 ए में कन्वर्ट कर देगा एक्सट्रिंसिक पाथवे में। 10 ए के बाद हमारी जो मैकेनिज्म है वो कॉमन चलेगी, मतलब प्रोथ्रोम्बिन हमारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड कैल्शियम 2+ एंड 5th ए फैक्टर। और फिर इसके बाद थ्रोम्बिन की बात करें तो थ्रोम्बिन हमारा कैल्शियम 2+ की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिन यहाँ पर भी कैल्शियम 2+ यूज होगा, और फिर ये हमारा फाइब्रिन एक फाइब्रिन का पॉलीमर बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में, तो 13th ए फैक्टर की प्रेजेंस में। इस 13th ए फैक्टर को भी हमारा स्टिमुलेट कौन करता है, थ्रोम्बिन करता है, जिसे, और इसी वजह से हम इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक
मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, जिसकी वजह से एकदम फास्ट क्लॉट फॉर्मेशन होता है। वहाँ हमने देखा था कि जो 7th ए है वो 9th ए की एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करा रहा है, इसीलिए एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। तो एक बार हमने जो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक देखा है, इनके बीच का पहले हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखने के बाद हम इसके किस में जाएंगे, इसके अप्लाइड एस्पेक्ट पे जाएंगे। अब ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। सो डिफरेंस क्या होता है, द इंट्रिंसिक, ये जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, इंट्रिंसिक टू द ब्लड, ब्लड वेसल के अंदर होती है, सेल्फ सफिशिएंट होता है, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर फ्रॉम विद इन द ब्लड। मैंने बताया ना इंट्रिंसिक मतलब ब्लड वेसल के अंदर ही ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है ऑन द फैक्टर फ्रॉम विद इन द ब्लड, वही टिश्यू तो हमारे आउटसाइड होते हैं ना, तो वही एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या है, फ्रॉम आउटसाइड द ब्लड दैट इज टिश्यू डिपेंड ऑन द फैक्टर ऑन द आउटसाइड फैक्टर, है ना, किस पे डिपेंड करेंगे, आउटसाइड फैक्टर पे। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया कि जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है वो इंट्रिंसिक टू द ब्लड है, मतलब ब्लड वेसल में होता, सेल्फ सफिशिएंट होता है, डिपेंड ऑन द फैक्टर फ्रॉम विद इन द ब्लड। और वहीं एक्सट्रिंसिक की अगर हम बात करें, फ्रॉम आउटसाइड द ब्लड दैट इज टिश्यू डिपेंड ऑन द आउटसाइड फैक्टर्स। दूसरा डिफरेंस क्या है, इसमें मोर स्टेप्स होते हैं और लॉन्गर कैस्केड होता है। इंट्रिंसिक में बताया बहुत सारा, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस था। पहले जो 12th था वो पहले 12A में कन्वर्ट हुआ, फिर 11A में कन्वर्ट हुआ, फिर 9A में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद हमारा 10th है। तो ये क्या था, थोड़ा मोर स्टेप थे इसके अंदर, लॉन्गर कैस्केड था। वहीं एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या था, सीधे 7th ए ने डायरेक्ट हमारा 10 को 10A में कन्वर्ट कर दिया था इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड कैल्शियम 2+ एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो वहां पर क्या है, हमारे एक्सट्रिंसिक वाले में लेस स्टेप है और शॉर्टर कैस्केड है। कैस्केड रिएक्शन आपको पता होगा, ये एक तरीके से सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसमें एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को जो है स्टिमुलेट करवाता चला जाता है और इससे जो है रिएक्शन है। तो इस तरीके की जो सीरीज ऑफ रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं। तो अगर ज्यादा, ये बात याद रखना, अगर ना को कैस्केड रिएक्शन लॉन्गर होगी ना, तो वो जो मैकेनिज्म है वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, और जो शॉर्टर जहाँ कैस्केड देखने को मिलेगी ना वो लेस एफिशिएंट होगा। इसीलिए अगर मैं अगले डिफरेंस की बात करूं, तो जो हमारे इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में लॉन्गर कैस्केड देखने को मिलता है। इसी वजह से जो हमारा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है वो मोर एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू दिस एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। ये जो एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है ये लेस एफिशिएंट होता है, इसमें ज़्यादा स्टेप है तो इसीलिए थोड़ा स्लोअर होता है बट मोर एफिशिएंट होता है। इसमें कम स्टेप है तो कम टाइम लगता है तो ये फास्टर होता है, बट ये लेस एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें शॉर्टर कैस्केड होता है। ये मोर एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें लॉन्गर कैस्केड होता है, कैस्केड रिएक्शन देखने को मिलती है। कैस्केड रिएक्शन क्या है, एक तरीके से सीरीज ऑफ रिएक्शन है जिसमें एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं इंट्रिंसिक में बात करूं तो यहाँ पर स्टार्ट होता है किस फैक्टर से, फैक्टर 12 से स्टार्ट होता है। वहीं जो हमारा एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो वहाँ 7th फैक्टर से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर हमारे कौन कौन से, इंट्रिंसिक में हमारे कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व थे, 8th फैक्टर इन्वॉल्व था, 9th फैक्टर इन्वॉल्व था, 11th है और 12th है। 10th के ऊपर 2 और 10th के नीचे 2, मतलब 8th और 9th और फिर 11th और 12th, ये चारों फैक्टर इन्वॉल्व थे हमारे इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में। क्योंकि 10th तो हमारा कॉमन है ना, और वहीं एक्सट्रिंसिक में हमारा सिर्फ एक फैक्टर था, सिर्फ 7th फैक्टर था। तो ये हमारे डिफरेंस है। एक और बार मैं बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म हमारे इंट्रिंसिक टू द ब्लड है, डिपेंड ऑन द फैक्टर्स विद इन द ब्लड। वहीं एक्सट्रिंसिक वाला हमारा डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड फैक्टर। इंट्रिंसिक वाला मोर स्टेप, लॉन्गर कैस्केड। एक्सट्रिंसिक हमारा लेस स्टेप, शॉर्टर कैस्केड। और मोर स्टेप, लॉन्गर कैस्केड, मोर स्टेप होगा तो मतलब स्लोअर प्रोसेस होगी। एक्सट्रिंसिक में लेस स्टेप्स हैं तो फास्टर होगी। वहीं अगर मैं लॉन्गर कैस्केड होगा तो मोर एफिशिएंट होगा, कौन, इंट्रिंसिक। अगर शॉर्टर कैस्केड रिएक्शन है तो हमारा लेस एफिशिएंट होगा, कौन सा, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म। हमारा जो हमारा इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है वो हमारा स्टार्ट होता है कौन से फैक्टर से, तो फैक्टर 12 से, है ना। और जो हमारा इंट्रिंसिक हमारा 12 से चालू हो रहा है, और जो हमारा एक्सट्रिंसिक है वो हमारा 7th फैक्टर से चालू हो रहा है। और जो हमारा
इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है उसमें हमारे 4 फैक्टर है, कौन कौन से, 8th 9th 11th और 12th। और वहीं जो हमारा एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है वहाँ हमारा सिर्फ एक फैक्टर होता है जो कि हमारा 7th फैक्टर होता है। अब हम चलते हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट पे। तो यहाँ पर हमें पहला जो देखने को मिलता है वो है हमारे वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी। वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी, अब ये होता क्या है वॉन विलीब्रेंड फैक्टर? तो ये जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर होता है ये हमारा बाइंड करता है किसके साथ, फैक्टर 8 के साथ। वैसे ये जो हमारा फैक्टर 8 होता है ये बहुत अनस्टेबल होता है, तो ये जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर होता है ना इसके साथ बाइंड करके इस फैक्टर 8 को स्टेबल बनाता है। और ये जो फैक्टर 8 है ये हमें पता है ये हमारा एक्टिवेट कब होगा, जब जब इसको सेपरेट कर दिया जाता है ना वॉन विलीब्रेंड फैक्टर से, तभी एक्टिवेट हो जाता है। तो जब जरूरत पड़ती है तो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर जो है हमारा सेपरेट हो जाता है और इस फैक्टर 8 को जो है एक्टिवेट कर देता है। तो ये जो वॉन विलीब्रेंड फैक्टर है बाइंड विद द फैक्टर 8 इसको स्टेबल बना देगा। गेट ये जो 8th फैक्टर है गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस वॉन विलीब्रेंड फैक्टर। सो अब इस वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारा क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। और क्या देखने को मिलता है, एपिस्टॉक्सिस। अब ये एपिस्टॉक्सिस क्या होता है, सो नेजल ब्लीडिंग को हम बोलते हैं एपिस्टॉक्सिस। तो और नेजल ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टॉक्सिस। इसके अलावा हमारा हेमरेज हो गया ऑन ट्राइवल इंजरी। ट्रीवल इंजरी कहने का मतलब ये है कि स्मॉल और मतलब छोटी छोटी इंजरी में भी जो ब्लड है ना वो रुकता नहीं है, ब्लड बहता बहता ही चला जाता है। तो इसीलिए इस छोटे मोटे इंजरी को हम बोलते हैं ट्राइवियल इंजरी। सो हेमरेज ऑन ट्रेवियल इंजरी वो ब्लड जो है बहता जाएगा। तो ये भी इसका एक सिम्टम होता है इस वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी से। इसके अलावा हीमोआर्थ्रोसिस। हीमोआर्थ्रोसिस मतलब होता है जॉइंट ब्लीडिंग, माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है, रेक्टल से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब इसके एक तरीके से सिम्टम में देखने को मिलता है अगर वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए। तो पहला क्या हमारा क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। एपिस्टॉक्सिस मतलब नेजल ब्लीडिंग होगा। और हेमरेज ऑन ट्रेवियल इंजरी मतलब स्मॉल और सिंपल इंजरी में भी जो ब्लड है वो बहता ही चला जाता है। हीमोआर्थ्रोसिस मतलब जॉइंट ब्लीडिंग और माउथ में ब्लीडिंग होने लगती है, रेक्टल ब्लीडिंग। तो ये सब इसके जो है सिम्टम है एक तरीके से वॉन विलीब्रेंड फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो। अब हम चलते हैं इसके दूसरा हमारा क्या है, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया हमारा दो होता है, हीमोफीलिया ए होता है, हीमोफीलिया बी होता है। अगर मैं हीमोफीलिया ए की बात करूँ तो क्लासिकल होता है, इसमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। फैक्टर 8 को इसलिए हम एंटी हीमोफीलिक फैक्टर भी बोलते हैं। और जो हीमोफीलिया बी होता है वो हमारा फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है और इस 9 को हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं और इसीलिए हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिसीज भी बोलते हैं। इसमें भी वही होगा, हमारी क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा जो मैंने ऊपर वॉन विलीब्रेंड फैक्टर में बताया था। तो इसमें भी वही देखने को मिलता है। सो ये इसका हमारा अप्लाइड एस्पेक्ट भी खत्म हुआ। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।